Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our next lecture of general science for class 8th and 9th. It is the chapter 3, page number 37. Topic is improvement of crops. ठीक है, यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से क्रॉप्स यानी जो हमारी फसलें होती हैं उनको कैसे बेटर किया गया। ठीक है, इसमें दो तरीके हम पढ़ेंगे कि एक ये कि बहुत ज़्यादा वैरायटी लाई गई क्रॉप्स में, ठीक है, और एक ये कि डिजीज़ को कंट्रोल किया गया, क्योंकि बहुत सारी फसलें जो हैं वो डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाती थी। किस तरह ये हम देख लेते हैं। क्रॉप्स प्रोवाइड फूड टू द ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स विच इनडायरेक्टली प्रोवाइड मिल्क एंड फ्लैश टू ह्यूमंस। ठीक है, जाहिर सी बात है कि हमें बहुत ज़्यादा फूड जो है वो हमारा पाकिस्तान में खुसूसन क्रॉप्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एनिमल्स का भी जाहिर सी बात है उसी पर डिपेंड करता है। तो ह्यूमन जो हैं वो क्रॉप्स भी लेते हैं और फ्लैश ऑफ एनिमल्स भी लेते हैं, तो जाहिर सी बात है, और मिल्क भी चाहिए होता है उन्हें। तो वो सारा एक सिस्टम जो है फूड का वो क्रॉप्स पे बहुत ज़्यादा मेनली डिपेंड कर रहा है। अ बेटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप इज़ द साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। और अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा है तो इसका मतलब है मुल्क तरक्की कर रहा है। बीइंग एन एग्रीकल्चर कंट्री, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस टू एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली क्रॉप्स। ठीक है, यानी हम पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर कंट्री है तो वैसी बात है बहुत ज़्यादा अहमियत है एग्रीकल्चर की, और स्पेशली फ़सलों की। ठीक है, फ़सलों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मेन अचीवमेंट्स आर इन द फील्ड ऑफ, यानी जो ज़्यादा अचीवमेंट की गई वो किसमें, हाई यील्ड वैराइटीज़, यानी बहुत ज़्यादा वैरायटी को बढ़ाया गया, और कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज़ेज़, और जो डिजीज़ेज़ हैं पौधों को जो बीमारियां लग जाती हैं उनको कैसे कंट्रोल किया गया। अब देखते हैं वैराइटीज़ को कैसे बढ़ाया गया। विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग, हाई यील्ड वैराइटीज़ हैव बीन प्रिपेयर्ड विद विच गिव मच मोर प्रोडक्टिविटी पर एकड़। ठीक है, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है कि यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास चावल की फसल है, दो मुख्तलिफ फसलें हैं चावलों की, तो उनके आपस में जीन्स को चेक करके कि अगर इनके आपस में जीन्स मिलाई जाएँ तो एक बेहतर फसल या ज़्यादा फसल ग्रो कर सकती है। तो इस तरह इन इन दोनों चीज़ों की मदद से उन्होंने फसलें ज़्यादा उगाई। ठीक है, जो हमारी कह लें कि 1 एकड़ पे ज़मीन ग्रो करनी थी, अब वो 2 एकड़ पे ग्रो कर पाई इस क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। इट हैज़ ब्रॉट प्रॉस्पेरिटी टू बोथ द ग्रोअर एंड द कंट्री। जाहिर सी बात है कि जो काश्तकार था उसको भी बहुत ज़्यादा तरक्की मिली इससे, और पैरेलल कंट्री को भी ज़्यादा तरक्की मिली। बेटर यील्ड इन वीट, राइस, कॉटन, शुगर कैन हैज़ मेड द पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट इन दीज क्रॉप्स एंड ऑल्सो अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल उसने कौन कौन सी दी हैं फसलों की, चावल की, गंदम की, कॉटन की, और शुगर कैन यानी गन्ने की। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत इतनी ज़्यादा क्रॉप्स पाकिस्तान में इसकी उगती हैं कि पाकिस्तान को ये बाहर से नहीं मंगवानी पड़ती, बल्कि उल्टा ये ख़ुद बाहर भेजते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एक कह लें कि इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। द यूज़ ऑफ, इसके अलावा ये तो हो गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से ज़्यादा ग्रो करवाई गई फसलें, और इसके अलावा ऐसी बात है मशीन्स के बगैर ये काम नहीं हो सकते थे। जो मशीन्स हैं जैसे ट्रैक्टर्स, क्रैपर्स, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स, ये सारे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी है। हैव ग्रेटली हेल्प द मैन फॉर बेटर प्रोडक्शन। वही काम जो पहले हाथों से होते थे, जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में पढ़ा था कि मशीन्स ने कैसे क्रॉप्स में एग्रीकल्चर में हमें हेल्प आउट किया। तो अब जो है वो आसानी से मशीनों से ज़्यादा काम कम वक्त में लिया गया। प्लांट डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया गया। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ फैसिलिटेटेड द बेटर प्रोडक्टिविटी इज़ द कंट्रोल ऑफ क्रॉप डिजीज़। ठीक है, बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती थी बीमारियों की वजह से, तो जब इन डिजीज़ को कंट्रोल किया गया तो फिर पाकिस्तान क्रॉप डिजीज़ डिस्ट्रॉयड 10 to 30%, यानी 10 से 30% हमारी फसलें जो हैं वो कीड़ा लग जाने से या किसी भी फंजाई या फंगल डिजीज़ की वजह से ख़राब हो जाती थी, जिसकी वजह से लॉस होता था। एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वॉज टू कंट्रोल द क्रॉप डिजीज़ एंड रिड्यूस द लॉसेस। ठीक है, यानी इसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है कि डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए और इस लॉस से बचा जाए। अब प्लांट डिजीज़ कैसे कंट्रोल किए गए, दो तरीके से, प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वैराइटीज़ एंड बाय द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड फंजीसाइड, के ऐसी वैरायटी पैदा की जाए जो रेजिस्टेंट हो। रेजिस्टेंस यानी जिसको बीमारी ना लग सके, जिसमें बीमारी का मुकाबला करने की सलाहियत हो, ऐसी फसल ग्रो की जाती थी। अब वो आपको बता रहे डिटेल से कि प्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होती क्या हैं। Efforts are continuously being made to produce such varieties of crop that can resist the attack of plant pathogens, that is fungi and insects। ठीक है, ये फंजाई और इंसेक्ट्स जो हैं वो फसलों को तबाह करते हैं। तो ऐसी ग्रो की गई फसलें यानी क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए कि जिनके अंदर इस बीमारी को, फंजाई को, इंसेक्ट्स को मुकाबला करने की सलाहियत हो। इट इज़ बीइंग अचीव विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड
क्रॉस ब्रीडिंग यानी वही सब तमाम तरीके इस्तेमाल किए गए जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्रॉस ब्रीडिंग के कि जिसकी वजह से अब जो फसल उगती थी उसके अंदर उस बीमारी को मुकाबला करने की सलाहियत होती थी। दीज रेजिस्टेंस वैराइटीज़ हैव क्रिएटेड मोर कॉन्फिडेंट इन द ग्रोअर्स एंड हैव रिड्यूस द क्रॉप लॉस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो काश्तकार है हमारा उसको तसल्ली हुई, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जाहिर सी बात है जो उसकी फसल नुकसान में चली जाती थी अब वो फसल उसकी बाकायदा कायम है और जाहिर सी बात है नुकसान से भी बच गए। इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड भी वही केमिकल स्प्रेज होते हैं जो कि इन जम्स को मारते हैं। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर अ थ्रेट टू क्रॉप्स, इंसेक्ट्स एंड फंजाई। ठीक है, यानी इंसेक्ट्स और फंजाई जो हैं वो फसलों के लिए नुकसानदेह होते हैं। टू सेव द क्रॉप्स फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स स्पेशल केमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड दैट किल द इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। ये हमने पिछले सेकंड चैप्टर में पढ़ा है केमिकल्स वाला, जब हमने पढ़ा कि जिस तरह हमने कुछ केमिकल्स पढ़े कि जो इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनकी मदद से क्या हुआ कि बहुत सारे अटैक से हम बच गए। देयर प्रॉपर स्प्रे हैज़ ग्रेटली हेल्प टू सेव द क्रॉप्स स्पेशली कॉटन क्रॉप। ठीक है, कॉटन क्रॉप को बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसल ये सेफ रह सकी। फंजीसाइड्स आर दोज केमिकल्स दैट किल द फंगल पैथोजेंस। ठीक है, यानी जो फंगल डिजीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को कंट्रोल, जम्स को कंट्रोल करने के लिए। रस्ट एंड स्मट्स आर द कॉमन फंगल डिजीज़ ऑफ सीरियल क्रॉप्स विच हैव नाउ बीन ग्रेटली रिड्यूस बाय द, यानी ये दोनों ने डिजीज़ के नाम दिए हैं जो कि फसल को लगते हैं और वो भी सीरियल की फसल को लगते हैं। ठीक है, सीरियल की फसल को ये दोनों बीमारियां लग जाती थी, रस्ट और स्मट्स, जो कि फंगस हैं। ठीक है, तो ये फंजीसाइड के इस्तेमाल करने की वजह से इन दोनों बीमारियों से हमारी फसलें बच जाती थीं। तो दो तरीक़ों से फसलों को बचाया गया। एक, ऐसी फसलें ग्रो की गई जो कि रेजिस्टेंट हों, रेजिस्टेंट यानी मुकाबला कर सकें, और इसके अलावा इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के इस्तेमाल से भी फसलों को बचाया गया। तो दोनों तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ने भी काम किया और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने भी हमारी हेल्प की फसल को बचाने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं और वैक्सीन्स क्या होती हैं। ठीक है, अभी इसमें से जो थोड़े बहुत 2-3 सवाल हैं आपके लिए वो आप नोट कर लें। ये आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है मेरे पास। नंबर 1 है व्हाट आर इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ये आपको मिल जाएगा बुक में इजीली। बाय व्हाट मेथड्स प्लांट डिजीजेस गेट कंट्रोल, यानी कौन से 2 ऐसे मेथड्स थे, दो आपको मैंने बता दिए 2 मेथड्स थे जिनसे डिजीज़ को कंट्रोल किया गया। एक ये कि रेजिस्टेंट क्रॉप पैदा की गई और दूसरा ये इंसेक्टिसाइड्स और फंजीसाइड्स की मदद से। लास्ट है हाउ हाई यील्ड वैराइटीज़ अचीव्ड, यानी कैसे हमने डिफरेंट हाई यील्ड यानी बहुत ज़्यादा लेवल पर अपनी ग्रोथ अपनी हमने क्रॉप्स को ग्रो किया। ठीक है, काश्तकारी की कैसे अचीव हुई। तो इसमें 2 तरीके थे, एक यही था जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से और दूसरा मशीनरी की मदद से। तो ये जो आपका हाई यील्ड वैरायटी का टॉपिक है इसमें आपको 6 लाइनें दी हुई हैं, तो आपने इसको समराइज़ करके दोनों पॉइंट्स इसमें लिखने हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी और यूज़ ऑफ मशीन का भी। ठीक है, 3 to 4 लाइन्स में आप इसका आंसर दे देंगे। The topic is finished. Hope you get the topic. Now we will meet inshallah in the next lecture. Hope you are doing the copy work also. Allah Hafiz.